मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा जलजला आया हुआ है बिहार में। हाँ, तभी तो परेशान है और साजिशें रच रहे हैं। जो सीमांचल में जो बाढ़ आती थी, हाँ। इस बार पतंग की बाढ़ आई। आप में लगता है कि सीमांचल की सरजमी पर उन चारों पर फोकस नहीं किया है जो 4 एमआईएम यानी आपकी पार्टी छोड़कर आरजेडी में गए? जब एक इंसान एक टिकट की कुर्बानी नहीं दे सकता, जब एक इंसान अपनी इच्छाओं को मार करके अपनी अना को खत्म करने की कुर्बानी नहीं दे सकता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो व्यक्ति जो ये बात मंच पे कह रहा है लगातार, कोई भी हो, कि मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिए वो सब्र से काम नहीं ले रहा है, वो भी आवेश में आ गया है। फरिश्ते टिकट बांटने के लिए आ जाए तो ये आरोप उन पर भी लग जाएगा कि उन्होंने भी कहीं पैसा खा लिया है। जब भी कभी किसी का टिकट कटता है तो एक ही आरोप आता है कि पैसा ले लिया। सोशल मीडिया पे मार्क जुगर बर्स नहीं आएंगे चुनाव जिताने के लिए। चुनाव पे बूथ संगठन जिताएगा, बूथ एजेंट जिताएगा, बूथ अध्यक्ष जिताएगा। अब उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ करके नागिन डांस कर लिया, टिकट मिल गया। मतलब नागिन डांस क्या, तुम अजगर डांस कर लो तो भी नहीं, तो अजगर डांस कर लो। हाँ, तुम डायनासोर की तरीके से वो फैला दो, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एमआईएम आपकी बिहार में एक भी सीट नहीं पाएगी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। पतंग उड़ेगी, लोगों की जो है लालटेनें भी बुझेंगी, तीर भी वापस आएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। मैं बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे समझने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार मैं ग्राउंड पर हूं, आम जनता से बात कर रहा हूं और एक एक लोगों से पूछ रहा हूं कि इस बार क्या माहौल है और कौन जीत रहा है। बिहार के अंदर टिकट वितरण के बाद में बहुत सारे तस्वीर जो है वो बदल गए, चाहे वो आरजेडी के तस्वीर हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या जेडीयू के हो या बीजेपी के हो। और अगर बात किया जाए कि सीमांचल की सरजमी से अपने आप को पूरे बिहार में पसारने वाली एआईएमआईएम, तो उसके भी टिकट बंटवारे के बाद बहुत सारे भूचाल आ गए हैं। खैर, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं। ताहिर सिद्दीकी जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अच्छे से समीकरणों को भी समझते हैं और समझाने में माहिर हैं। आपने देखा होगा बिहार में सियासत तो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत तगड़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन जब से टिकट वितरण हुआ है तब से एक भूचाल आ गया। एक व्यक्ति तो आप देखिए आरजेडी के बाहर किस तरीके से नागिन डांस करते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सारी चीजें? देखिए, टिकट वितरण में जो है जितने लोग अपेक्षाएं लगाए होते हैं पार्टी से कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन उनका जो है माइंडसेट इस बात पे क्यों हो जाता है कि टिकट उन्हीं ही को मिलेगा। विधानसभा सीट एक है, दावेदार अगर 5 हैं, तो इस बात पे उनका माइंडसेट क्यों नहीं होता है कि हो सकता है टिकट मुझे ना भी मिले। रिजल्ट की उम्मीद करे, लेकिन यही क्यों सोच ले कि रिजल्ट मेरे ही फेवर में आए। इस चीज को उसको नहीं सोचना चाहिए। अपनी मेहनत करे, लेकिन जब वो अपने माइंड में ये सेट कर लेता है कि टिकट मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होता है, वो झटके का शिकार हो जाता है। और जिस तरीके से आपने आरजेडी के कार्यालय के बाहर देखा नागिन डांस करते हुए कुर्ता फाड़ के, वो कह रहे थे कि भैया हमको टिकट नहीं मिला, मैंने इतना रुपया बर्बाद किया। आपने देखा होगा कहीं पर कुर्ता फाड़ा जा रहा है, कहीं बैनर फाड़ा जा रहा है। सीमांचल से उभरी एआईएमआईएम जिस तरीके से एक माहौल तैयार था, अब आज से देखिए किस तरह बैनर फाड़ जो है विरोध लोग कर रहे हैं। जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहां पर नेगेटिविटी भी होती है। अगर जहां पर आपको मोहब्बत है तो वहां पर कहीं ना कहीं नफरत को भी थोड़ी सी जगह होती है। तो जब कोई आदमी किसी चीज से नाउम्मीद हो जाता है तो वक्त ही उसके गुस्सा आता है, उस गुस्से में बैनर भी फाड़ता है। कभी कभी अपने नेता को लोग गलत कह देते हैं, कभी कभी जिसके वो फॉलोवर होते हैं उसके बारे में गलत बात बोलते हैं। जिस वक्त उनका गुस्सा ठंडा होता है, उनको एहसास होता है कि मुझे क़यादत खड़ी करनी है, मुझे अपने समाज में एक नेतृत्व देना है, तब ये बात उनके समझ में आती है कि ये मेरा गुस्सा नाजायज था। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदिल हसन जी, उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है। जो आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन पर भी जो है आरोप लग रहे हैं। कैसे सिद्ध करिएगा इसको? अम्मा भैया, परलोक से अगर जो है फरिश्ते टिकट बांटने के लिए आ जाए तो ये आरोप उन पर भी लग जाएगा कि उन्होंने भी कहीं पैसा खा लिया है। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप राजनीति में हैं और अगर टिकट बंटवारे का कार्यभार आपके पास है, अगर आप चुनाव चयन समिति के मेंबर हैं और आप टिकट वितरण करेंगे, तो ये आरोप लेने के लिए आप तैयार रहिए। देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये आदिल हसन ने जारी किया है, थोड़ा इसको गौर से सुन लीजिए। जब टैक्स डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, मेरे एडवोकेट नेक्स्ट वर्किंग डे में जाकर उसको कंप्लेन हम फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये हम झूठा आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम संविधान को मानने वाले हैं,
कुरान को भी मानने वाले हैं, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप इसका आरोप किसके कहने पर क्यों लगा रहे हैं, सिद्ध करें, वरना मैं क्रिमिनल डिफेमेशन सूट कल फाइल करने जा रहा हूं और ये चीज बहुत सीरियस किया हूं। जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सीधा सीधा आदिल हसन का कहना है कि उनके खिलाफ हम फाइल दायर करेंगे और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। वो एक एडवोकेट है, अच्छे स्पोक पर्सन है, तो अगर उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध करें, नहीं सिद्ध करेंगे तो मैं जो एक केस भी करूंगा। सहमत है आप इस बात से? करना चाहिए, इस बात से बिल्कुल मैं भी सहमत हूं। अगर हम गलत नहीं है, बड़ी पार्टी चला रहे हैं और इस तरह का जो है बोलना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप ये बताइए सत्यता कब सामने आएगी? हमेशा आप आरोप लगाते रहोगे? आरोप जब लगेगा तो आरोप लगने के बाद उसको क्लियरिफिकेशन किसको देना? जब मैं आरोपित कर दिया गया अगर किसी चीज में, तो मुझे ही बताना है कि इस आरोप का मैं आरोपी नहीं हूं, मैं दागदार नहीं हूं। उसकी जांच कौन करेगा? भाई ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, और जो है भ्रष्टाचार निवारण संगठन करेगा। अरे भाई हमने लिया 20 लाख 50 लाख अगर आरोप है किसी आदमी के ऊपर, तो जाइए आप। अब्दुल्ला सालिम जो चतुर्वेदी थे, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट था, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उनको ना टिकट देकर वहां पर मुर्शिद मुखिया को दे दिया। जो खास करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो हमारी लीडरशिप है, हिस्सेदारी भागीदारी की जो बात हो रही है, इसमें बहुत सी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब एक इंसान एक टिकट की कुर्बानी नहीं दे सकता, जब एक इंसान अपनी इच्छाओं को मार करके अपनी अना को खत्म करने की कुर्बानी नहीं दे सकता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो व्यक्ति जो ये बात मंच पे कह रहा है लगातार, कोई भी हो, कि मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, तो समझिए वो सब्र से काम नहीं ले रहा है, वो भी आवेश में आ गया है। शैतान है, रहमान है, तो वो आलिम है, तो वो जो है किसी के बहकावे में, किसी के वसवसे में आ गए और एकदम इतनी बड़ी बात ना कही है ताहिर साहब। अरे आलिमों को तो सबसे ज्यादा शैतान घेरता है। एक आम आदमी पर, वो आलिम साहब है, वो हमारी अगर बात सुनेंगे कभी तो उनको मालूम होगा कि एक आम आदमी पे शैतान कम लगाए जाते हैं, आलिम पे ज्यादा लगा दिए जाते हैं। शैतान ने बहका दिया, जल्दबाजी कर दी। अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, हलफ लेके भी कहा कि टिकट अभी बटा ही नहीं था, मैंने टिकट अभी दिया ही नहीं था किसी को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा पहले दे दिया। अब आपने ऑलरेडी इतनी जल्दबाजी कर दी, तो जो हो सकता है मे भी गेंद आपके पाले में चली जाती, लेकिन आप मैदान से हट गए, तो फिर यार जब मैदान से आप हट गए तो जिसको बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका दिया जाएगा फिर वही करेगा। यहाँ पर जो है, और मौलाना साहब की मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मौलाना साहब एक अच्छे इंसान है, अच्छे स्पोक पर्सन, अच्छे वक्ता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, चुनाव जो लड़ा जाता है वो जमीनी हकीकत पे लड़ा जाता है। चुनाव जो संगठन पे लड़ा जाता है, चुनाव में हर तरीके के दांव पेच के साथ साथ चुनाव में जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी चीजें जब आपके पास, तो आप देखें ना, देश भर के दुनिया भर में जो है सोशल मीडिया पर मौलाना अब्दुल सालिम को लेकर लोग लिख रहे थे। अम्मा भैया सोशल मीडिया पे अगर चुनाव जीता जाता और लड़ा जाता, तो आप एक्टर एजाज खान को जानते कि नहीं जानते? हाँ जानते हैं। कितने उनके फॉलोवर हैं? 2 मिलियन के आसपास है। वोट 1 मिलियन भी नहीं मिला होगा। अम्मा मिलियन तो बात छोड़िए, के में नहीं मिला होगा, के की तो बात छोड़िए, सैकड़ों में नहीं मिला। और सोशल मीडिया से अगर चुनाव जीता जाने लगे, चुनाव जीता जाता है व्यवस्थाओं से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिस्टम से, सुनिए, सिस्टम से, व्यवस्थाओं से, कैडर से, संगठन से, बूथ लेवल तक अपने आदमियों से। बात किया जाए जिस तरीके से अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है, आदिल हसन जो अच्छे स्पोक पर्सन है और अच्छा बोलते हैं, और चाहे वो राणा रंजीत की, क्या लगता है आपको ये सियासत हो रही है या एक साजिश है उनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ? देखिए, जहां पर भी हिस्सेदारी की बात आएगी मुसलमानों की, वहां बड़ी बड़ी सियासतें खेली जाएंगी, ये आप जान लीजिए। हमेशा जो विपक्ष के लोग होंगे और सत्ता पक्ष के लोग होंगे, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान कभी भी क़यादत में आए या हिस्सेदारी में आए। देखिए, कभी भी इतनी बड़ी साजिश जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ नहीं होगी। संजय निषाद जो निषाद समाज पार्टी के लोग हैं, उनके साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। चंद्रशेखर रावण साहब के साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। वीआईपी के जो आपके बिहार में है साहनी साहब, उनके साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। प्रशांत किशोर साथ इतनी बड़ी साजिश नहीं होगी। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस दिन से ओबीसी, एससी और बैकवर्ड दलित के साथ साथ जो भी इस देश के अंदर संविधान और सेकुलरिज्म के साथ साथ इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो मानने वाले लोग हैं, उनकी जो है बात करने लगी, जब से मजलिस, और जब से मजलिस सबको लेकर के चलने की बात करने लगी, तो ये लोग मालूम क्या सोचते हैं, अगर अख्तरुल ईमान जीत गए, अगर आदिल हसन जीत गए, तो आपको पता है, इनको मालूम है ये जो आवाज अभी तक सड़कों तक थी, ये जो आवाज अभी तक बेबाकी की आवाज
मीडिया के माध्यम से लोगों तक थी, ये बेबाकी की आदिल आवाज, हसन की बात कर रहे हैं सुन तो लीजिए, ये बेबाकी की आवाज सदन तक पहुंचेगी। और अख्तरुल ईमान को जो घेरा जा रहा है, तो वो इस वजह से घेरा जा रहा है कि ये व्यक्ति ही चुनाव हार जाएगा तो इनके नेतृत्व ही चुनाव हार जाएगा, ऐसा एक मैसेज देना है। और राणा रंजीत के लिए घेराव क्यों हो रहा है पता है आपको? क्यों हो रहा है? राणा रंजीत अगर चुनाव जीत जाएंगे तो आपको ये बताइए, जो बार बार बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप, सियासत, बिहार की सियासत को बहुत अच्छे से परख लिए। सुनिए, राणा रंजीत अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपको बता दें कि पूरे भारत के अंदर जो ये बार बार कहा जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है। दूसरे समाज के लोग अपने अपने समाज की बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी खालिस मुसलमान की बात नहीं करी। लेकिन वो जिस समाज से जुड़े हैं उस समाज की पहली बात करते हैं, प्राथमिकता भी है। पहले आप अपने लोगों की बात करिए, आगे आगे फिर बात करिए। अब मैं राणा रंजीत पे आ रहा हूँ। राणा रंजीत अगर चुनाव जीतते हैं तो आपको पता है पूरे भारत में एक सियासत में एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, एक भूचाल सा आएगा। और वो भूचाल मालूम क्या आएगा? 2027 में यूपी के चुनाव है। जो व्यक्ति मुसलमान, दलित और ओबीसी के वोटों पर फोकस कर रहा है, वो व्यक्ति सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट लेने आएगा। और जब टिकट लेने आएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत की हिस्सेदार भी बन जाएगी और भागीदार भी बन जाएगी। उसको भागीदारी हिस्सेदारी से रोकने के लिए रंजीत राणा को घेर करके हराने की कोशिश की जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, अख्तरुल ईमान वो आवाज जो सदन के अंदर दहाड़ते हैं उनको दबाया जा रहा है। आदिल हसन जो स्पोक पर्सन है, बहुत अच्छा अब बात रखते हैं, देश की बात रखते हैं, समाज की बात रखते हैं, वो आवाज मीडिया तक रहे, सदन तक ना पहुंचे। और राणा रंजीत को इसलिए हराने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जो है एक अलग मैसेज ना चला जाए। आपको ये लग रहा है? लग नहीं रहा, ये फैक्ट है। तो बिहार में जो है अब किसे होगी? सांप्रदायिकता की हार और सेक्युलरिज्म की जीत होगी, हिस्सेदारी की जीत होगी। आपको मैं एक गहरी बात ही बता रहा हूं कि इन सबको जो है घेर करके इनका शिकार करने की कोशिश की जाएगी। हर पार्टी में जज्बाती लोग भी होते हैं, किसी के समर्थक भी होते हैं। तो उन समर्थक, जो जज्बाती समर्थक है, उनसे ये खेल खिलवाया जा रहा है कि आप प्रोपेगेंडा तैयार करिए। जज्बात में जो लोग लिख रहे हैं इनको कहीं ना कहीं से एक अलग भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित नहीं किया जा रहा है, इनको कहीं से जो है इंप्रूवमेंट इनको देने के लिए इनको कहीं से भी जो है धक्का दिया जा रहा है, पावर दी जा रही है। उस पावर का मासूम है, नहीं भड़काया जा रहा है। देखिए, ये तो यार आप जानते हो हमारी कौम भी जज्बाती है, और किसी का भी समर्थक हो, वो हिंदू मुसलमान और सिख को ईसाई की बात नहीं होती। समर्थक अगर किसी व्यक्ति का है वो तो जज्बाती होता है। बैनर फाड़ देने से क्या टिकट मिल जाएगा? अरे बैनर आपने फाड़ दिया किसी का या नोच दिया, अब उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ करके नागिन डांस कर लिया, टिकट मिल गया। मतलब तुम नागिन डांस क्या, तुम अजगर डांस कर लो तो भी नहीं, तो अजगर डांस कर लो। हाँ, तुम डायनासोर की तरीके से वो फैला दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपका होना क्या है? आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से अपने संगठन पे काम करते रहे। लोग कह रहे हैं पुराने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा गया, जो आए उनको दे दिया। कौन आया है जरा बताइए? चंद लोगों को छोड़ करके सारे पुराने लोगों को मिला, पार्टी के लोगों को टिकट मिल रहा है। फिर मैं बात करो, ये आरोप है। और जो लोग बिहार नहीं गए, समझे, जो लोग सऊदी में बैठे हैं, जो लोग दुबई में बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, और जो लोग एमपी में बैठे हैं, वो लोग बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। एक जबरदस्त स्कॉलर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी नहीं किए हैं, डबल पीएचडी किए हैं, ऐसी जबरदस्त पीएचडी किए हैं कि वो लगातार आपको ज्ञान दे रहे हैं। और अपना सर्टिफिकेट उनसे कहो अगर दिखाओ तो अपनी डबल पीएचडी का है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आप पढ़ के आए, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से, जरा अपना जो है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं, अपना जरा सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, तो वो भैया जो है बगले झांकने लगेंगे, मैसेंजर से भी गायब हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया पे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी तैयारी नहीं की, लेकिन ये लोगों ने अपनी एक यूनिवर्सिटी खुद तैयार कर ली दिमाग में, और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट भी नहीं है। आप बोले जा रहे हो। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एमआईएम अब की बिहार में एक भी सीट नहीं पाएगी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। देखिए कि मैं नुजूमी नहीं हूं, ना कोई बाबा हूं, ना मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे पास वही आती, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे। लेकिन जो समीकरण है, जो देखरेख है, इससे आप ये मान के चलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा जलजला आया हुआ है बिहार में। हाँ, तभी तो परेशान है और साजिशें रच रहे हैं। जो सीमांचल में जो बाढ़ आती थी, इस बार पतंग की बाढ़ आएगी, और इस बार पानी की बाढ़ नहीं होगी। इस बार पतंग जो है ऐसी हवा में बाढ़ आएगी, हवा में उड़ेगी पतंग। और जो ये आप लालटेन फांटेन दिख रहे हो, लालटेन, आपका पंजा, सब ऐसे मंजे से कटेगी, जो पतंग का मंजा होगा वो सबको काट देगा, नीचे का जो है डबरी गिर जाएगा। समझ लीजिए आप, चरखी किसके हाथ में पतंग की?
असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में और अख्तरुल ईमान के आदिल हसन साहब के। और वो सबसे बड़ी चरखी आप इतना ध्यान दिए राजनीति में, मुझे लगता है आपने एक राजनीति पे ध्यान नहीं दिया। सुनो ना, मैं बात कर, हाँ, सबसे मेन चरखी मालूम किसके हाथ में है? किसके? बिहार का जो वोटर है वो जो है पतंग को कैसे उड़ाना है और किसको काटना है और कितनी इसको जो है ऊपर और ढील देनी, कितनी जो है छोड़ना है, इस सब बिहार की जनता को पता है। और जो ये चंद लोग हैं व्हाट्सएप नीचे वाले, वो सब हवा में बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से तीसरा मोर्चा तैयार किया गया, उस मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, क्या लगता है कितना जो है माहौल बदलेगा बिहार के अंदर? दलित समाज और मुसलमान अगर एक साथ आता है तो कितना माहौल बदलेगा? देखिए, दो मोर्चे तो थे ही थे, और जब दो मोर्चे हो तो तीसरा मोर्चा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सेकुलरिज्म के साथ साथ देश के संविधान को बचाने वाले जितने भी लोग हैं, जो देश के संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, उनका मोर्चा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो संविधान बचाने वालों का जो मोर्चा है ना, वो एक बात ध्यान रखिए कि वो चाहे हरा नीला एक साथ, सुनिए, हरा नीला और आम जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओबीसी भी साथ में है, एससी भी साथ में है, माइनॉरिटी में सारा तबका भी है, क्योंकि ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। वो संविधान में आर्टिकल 24, 25 और 19, 14 जितने भी ले लिए अनुच्छेद, सबकी बराबरी है, सबका सबकी खुशहाली साहब के हिसाब को लेके चलती है। तो ओवैसी साहब जो एक मिशन लेके चले हैं कि हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, भागीदारी भी मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ इस देश के संविधान में जितने लोगों को जो अधिकार प्राप्त है वो भी मिलना चाहिए। इस वजह से ये मोर्चा कामयाब होगा, पतंग उड़ेगी, लोगों की जो है लांटेनें भी बुझेंगी, तीर भी वापस आएगा। आपने लगता है कि सीमांचल की सरजमी पर उन चारों पर फोकस नहीं किया है, जो 4 MIM यानी आपकी पार्टी छोड़कर आरजेडी में गए? आप उनको माँ तो दे रहे हो, हम भैया माँ तो नहीं देते ऐसे लोगों को। क्यों? अरे वो MIM से चुनाव जीते थे, अब चले गए किसी कारण से, वो अपनी जनता के लिए चले गए, बोले विकास वगैरह कर देंगे, थोड़ा करा देंगे। तो जनता उनको भगा क्यों रही है? जनता तो कह रही है इन्होंने विनाश किया है। आप बता रहे हो विकास के लिए, उन्होंने कहा विनाश किया है इन्होंने। थोड़ा सा सिंपैथी रखिए आप। हम सिंपैथी रखते हैं उनके साथ जो डाइवोर्स हो गया है, जो टिकट से विधवा हो गया, इस बात से बड़ी सिंपैथी, दर्द है मुझे। कहीं से जाए निकाह पढ़ाए, फिर से कहीं उनका जुगाड़ बन जाए। और विधवा लोगों से मेरी बड़ी सिंपैथी होती है, ऐसे विधवा बेचारे जो बड़ी उम्मीद के साथ कहीं निकाह पढ़ाने चले जाते हैं, उसके बाद ना कहते हैं सनम मिला ना विसाले सनम, क्या बोलते हैं, कोई एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है कि तुम अपने समाज के भी इज्जतदार नहीं रहे, और जहां पर आप गए उन्होंने भी आपको निकाल के बाहर कर दिया, टिकट नहीं दिया। तो उनको नागिन डांस नहीं है, उनको अजगर डांस नहीं, उनको कोबरा डांस करना चाहिए था। पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको करना टिकट ना मिलने पर। हाँ, उनको करना चाहिए था। और वो कहते हैं ये कोबरा डांस, ये दुमुहा सांप वाला डांस, डस लिए हमको, छोड़ दिए, डाइवोर्स दे दिए, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये इनसे पूछिए जाकर के बिहार में भी डांस क्यों नहीं किया आपने? ये बड़ी उम्मीद के साथ कहीं गए थे और बाकायदा बड़ी बड़ी बातें करी थी, और बाकायदा रिश्ता बनाया आरजेडी से, और रिश्ता बनाने के बाद आरजेडी ने उनको ठुकरा दिया। तो ठुकराए हुए व्यक्ति को तड़पना चाहिए था। अब उनसे पूछे जाके क्यों नहीं तड़पे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लो पॉइजन वाला एक डांस भी होता है, जिसमें पता नहीं चलता, जिसमें सिर्फ नसें डांस करती हैं, जिसमें आते डांस करती हैं, जिसमें जो है माइंड में जो ब्रेन है, ब्रेन का भेजा खाली डांस करता है, कहीं वही बेचारा डांस कर रहा हो, पता ही नहीं चल पा रहा हो क्या क्या डांस कर रहा है। समाज नहीं देख पा रहा है, जितना टूटा है इधर उससे कहीं ज्यादा टूटा उधर है, लेकिन चर्चा MIM की हो रही है। चर्चा MIM की होगी, हमारा जिसका चर्चा है, जिसमें खर्चा है, जिसमें दम है, उसी में जो है चर्चा है। ठीक है, ये चीज। हमारे साथ बात करने के लिए शेख ताहिर सिद्दीकी AIMIM के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे बिहार पर। आपकी क्या राय है वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।